अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी होस्ट अनम अली और इस वक्त मैं मौजूद हूं आदम जी फार्मा सर्विसेज के स्टूडियोज से। जैसे कि आप सबको पता है कि हर साल 22 जुलाई को वर्ल्ड ब्रेन डे मनाया जाता है और हर साल जहनी अमराज, जहनी बीमारियों में से किसी न किसी एक बीमारी का इंतखाब करके उसको डिस्कस किया जाता है लोगों की अवेयरनेस के लिए। इसी सिलसिले में आज हमने भी अपने स्टूडियोज़ में पाकिस्तान से 4 ज़बरदस्त से न्यूरोलॉजिस्ट को इनवाइट किया है जो कि आपके साथ गुफ्तगू करेंगे। और आज हमारी गुफ्तगू का जो मौजू है वो है पार्किंसंस डिजीज़। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियोज़ में डॉक्टर साद अली सिद्दीकी जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, पेशावर से हमें ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी जो कि कराची से हमें ज्वाइन करेंगी, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हैं। और इसके साथ साथ हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर अदनान असलम लाहौर से जो कि लाहौर सर्विसेज हॉस्पिटल में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। सबसे पहला सवाल जो मैं करने वाली हूँ वो डॉक्टर अदनान असलम से करने वाली हूँ जिन्होंने हमें लाहौर से स्पेशली हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला है। और डॉक्टर साहब से हम ज़रा आज पूछेंगे। डॉक्टर साहब, पहले आपसे सिंपल सा सादा सा सवाल है मेरा, ताकि आम लोगों की मालूमात के लिए ये हमें पता चले कि बेसिकली पार्किंसन बीमारी है क्या और ये होती कैसे है। अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत शुक्रिया। आपने मुझे इनवाइट किया ताकि इस इम्पोर्टेंट इशू के ऊपर बात की जा सके। इसमें बहुत इम्पोर्टेंट सबसे पहली बात जो मैं आपको बताता चलूँ कि हर साल दुनिया में वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी 22 जुलाई को वर्ल्ड ब्रेन डे सेलिब्रेट करती है। और वो इम्पोर्टेंट न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ जो इंसानों की ज़िंदगी पर, ह्यूमन बींग्स की लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट डालती हैं और डिसेबिलिटी कॉज कर रही होती हैं, उन किसी एक बीमारी को एक साल के लिए थीम कंसीडर किया जाता है। इस साल जो वर्ल्ड ब्रेन डे का थीम है 2020 का, वो पार्किंसन डिजीज है। पार्किंसन डिजीज एक बहुत आम दिमागी बीमारी है जिसमें दिमाग में ये होते हैं सबस्टेंशिया नाइग्रा। तो ये एरिया है ब्रेन का जहाँ सबस्टेंशिया नाइग्रल सेल्स होते हैं जो कि वो सेल्स जो हैं वो वहाँ से एक केमिकल रिलीज होता है, डोपामीन केमिकल। वो केमिकल जो है वो जिस्म में कम हो जाता है, उसके नतीजे में मरीज में कुछ अनवांटेड मूवमेंट्स शुरू हो जाती हैं। ये बुनियादी तौर पर पार्किंसन डिजीज एक ऐसी दिमागी बीमारी है जिसमें मूवमेंट में प्रॉब्लम होता है, इंसान की हरकत सकनात में कुछ बुनियादी तब्दीलियां रूनुमा होती हैं। सबसे पहली चीज तो मरीज और मरीज की फैमिली नोट करते हैं कि मरीज के एक हाथ में राशा शुरू हो जाता है। इसको अमूमी तौर पर राशा की बीमारी भी कहा जाता है। मरीज के एक हाथ में राशा शुरू हो जाता है और ये राशा शुरू कब होता है? जब वो कोई काम नहीं कर रहा होता, जब कोई एक्शन या कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा होता, यानी रेस्टिंग स्टेज में होता है और अमूमी तौर पर ये एक हाथ से शुरू होता है और ये वक्त के साथ साथ बढ़ता जाता है। दूसरी चीज, मरीज से ज्यादा मरीज की फैमिली और उसके केयर गिवर्स नोट करते हैं कि मरीज बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है, बहुत ज्यादा आहिस्ता हो जाता है, अपने रोजमर्रा के कामों में ज्यादा वक्त लेना शुरू हो जाता है। लाइक इवन हाउस होल्ड जो अपने काम हैं, जो अपनी पर्सनल हाइजीन के भी काम है, लाइक अपने कपड़े चेंज करना, नहाना, उठना बैठना, उन सारे मामलात में मरीज स्लो हो जाता है और ये मरीज से ज्यादा मरीज की फैमिली नोट करती है। फिर तीसरी चीज जो बड़ी इम्पोर्टेंट नोट की जाती है वो नोट ये की जाती है कि मरीज के जिस्म में जो एक नॉर्मल लचक होती है पट्टों में और जोड़ों में, वो नॉर्मल लचक खत्म हो जाती है और उसमें अकड़ाहट आना शुरू हो जाती है। तो ये 3 बुनियादी सिम्टम्स हैं जो पार्किंसन के पेशेंट में आती हैं। ये अमूमी तौर पर 50 इयर्स के बाद, 60 इयर्स के बाद के अफराद को मुतासर करता है और ये अमूमी तौर पर ये कंसीडर किया जाता है कि ये बुढ़ापे की बीमारी है या बुढ़ापे का रद्द-ए-अमल है। ये ना तो बुढ़ापे की बीमारी तो जरूर कह सकते हैं, लेकिन बुढ़ापे का रद्द-ए-अमल नहीं है। ये एक दिमागी बीमारी है जिसमें दिमाग में सेल्स शॉर्ट, दिमाग में जो सबस्टेंशिया नाइग्रल सेल्स हैं उनसे डोपामीन रिलीज नहीं होता, तो उसके नतीजे में मरीज की हरकतों सकनात में तब्दीलियां आनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ इसी से रिलेटेड मेरे जहन में एक सवाल भी आ रहा है कि पाकिस्तान में इस बीमारी की अगर हम शरह देखें
तो कितनी ज़्यादा आपको महसूस होती है, क्योंकि जाहिर है आपका तो मुसलसल का ये काम है, आपको क्या पूरी महसूस दुनिया होता है? में पूरी दुनिया में इस वक्त 7 मिलियन लोग जो हैं वो इस मर्ज में मुब्तला हैं और हर साल 6 से 7 लाख अफराद का इसमें इजाफा हो रहा है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के एग्जैक्ट आदादो शुमार तो हमारे पास नहीं है, लेकिन बहुत सारे सेंटर्स पे इसमें काम हो रहा है। और जो एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक इस वक्त भी तकरीबन पाकिस्तान में 7 लाख अफराद इस मर्ज में मुब्तला हैं और ये मर्ज ऐसा मर्ज है कि जिसमें मरीज आहिस्ता आहिस्ता माजूरी की तरफ बढ़ता है और मरीज बेड बाउंड होता है। तो ये एक अहम दिमागी बीमारी है, ये महज बुढ़ापे की अलामत नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी दिमागी बीमारी है जिसमें डोपामाइन केमिकल कम होता है और मरीज के हरकत और सकनात में तब्दीलियां होती हैं। और 3 बुनियादी तब्दीलियां मैंने बहुत आसान करके आपको बताया कि हाथों का कांपना, और वो भी एक हाथ का कांपना, इब्तदा में एक हाथ का कांपना, और उस हालत में कांपना जब आप कोई काम नहीं कर रहे होते, यानी रेस्टिंग फेज में आप चल रहे हैं या आपने अपने हाथ गोद में रखे हुए हैं तो आपको एक हाथ कांपे जाएगा। और ये एक टिपिकल ट्रेमर होता है जिसको पिल रोलिंग ट्रेमर कहते हैं, कि अगर आप एक पिल या गोली को अपने हाथ में अपने अंगूठे और अपने इंडेक्स फिंगर के दरमियान आप रोल करें तो जिस तरह आपकी रोलिंग में जो आपकी मूवमेंट होती है इस तरह की मूवमेंट इसकी होती है। और दूसरी, मरीज स्लो हो जाता है, ब्रेडिकाइनेसिस हो जाता है, स्लो हो जाता है। और तीसरी चीज, मरीज की चाल में फर्क आना शुरू हो जाता है और मरीज में अकड़ाहट आनी शुरू होता है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। यहाँ लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक के बाद गुफ्तगू को यहीं से ज्वाइन करेंगे। कोरोना वायरस से लड़ना नहीं, बचना है। आइए देखिए खुद को और दूसरों को कैसे बचाएं। अवामी जगहों और दीगर मेल जोल में चेहरे पर मास्क का इस्तेमाल करें। दिन में कई बार हाथों को 20 सेकंड साबुन और साफ पानी से धोएं या सैनिटाइजर इस्तेमाल करें। हाथों से अपनी नाक, कान और आंखों को छूने से परहेज करें। खांसी या छींक आने पर मुंह और नाक को हाथों के बजाय टिश्यू पेपर या आस्तीन के कपड़े से ढांपें। पेशावराना और दीगर मेल जोल में कम से कम 6 फुट का फासला रखें। इस्तेमाल के बाद टिश्यू पेपर और मास्क को मुनासिब तरीके से जाया करें। समाजी राब्तों में हाथ मिलाने और गले मिलने से परहेज करें। अगर आपको कोई अलामात जाहिर हों, मसलन खांसी, नज़ला, बुखार, तो फौरी डॉक्टर से रुजू करें। ये एहतियाती तदाबीर आपकी और आपके इर्द गिर्द दूसरों की हिफाजत के लिए हैं। बराए मेहरबानी ताउन करें। ये मालूमाती पैगाम मफाद आमा के लिए आदमजी फार्मा सर्विसेज की जानिब से पेश किया गया है। जी जनाब, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे पार्किंसंस डिजीज़ के हवाले से। वापस चलते हैं अपने डॉक्टर्स की तरफ और उनसे बात को यहीं से कंटिन्यू करते हैं। यहाँ अब मैं चलूँगी डॉक्टर फौजिया की तरफ। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी ने भी हमें ज्वाइन किया हुआ है और आप सब जानते हैं डॉक्टर फौजिया जो है जनाब कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर फौजिया, आपसे सवाल करूँगी कि चूँकि अभी जैसे डॉक्टर अदनान ने हमें बताया, क्या मर्द और औरत में इस बीमारी में कोई डिफरेंस होता है? जैसे अगर हम आम बात करें सोने में, अमूमन ये भी देखा आता है कि पार्किंसंस डिजीज़ से जो लोग गुजर रहे होते हैं उन्हें सोने में बड़ी दिक्कत होती है, तो आदमी या औरत इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेगा कि उसकी नींद में भी क्या उसको प्रॉब्लम्स होती हैं, सोने में दिक्कत होती है? पहली चीज तो ये कि पार्किंसंस डिजीज जो है ये एक 50 साल से ऊपर एज फैक्टर है, ये इसका रिस्क ठीक है। और इसमें नशा और चलने और उसमें, लेकिन ये बीमारी देखी ये गई है कि इसमें मर्दों की शरह ज्यादा है औरतों के मुकाबले। अच्छा, इसकी खास वजह तो नहीं मिली है, लेकिन बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर हैं जिसमें कि स्मोकिंग और बहुत सी जो ऑक्यूपेशंस है जिनमें पेस्टिसाइड्स वगैरह स्प्रे करना और ये करना ज्यादा मर्दों के उसमें होती है, ये फैक्ट्रीज जिनमें ये केमिकल्स बन रहे होते हैं, तो इन सब से जो है पार्किंसंस बढ़ती है, तो मर्दों में ज्यादा देखी जाती है। अब जहाँ तक ये है कि जब भी कोई भी जहन की या दिमाग का है तो उसमें पार्किंसन डिजीज जो है ना, हालांकि उसमें देखने में तो सिर्फ रात आ रहा है या बिल्कुल स्टिफ हो जाते हैं, लेकिन ये पूरे दिमाग की बीमारी है। दिमाग में जो केमिकल होता है जो फाइन ट्यूनिंग करता है पूरी बॉडी की, वो केमिकल कम हो तो
उसकी वजह से, उस केमिकल की कम होने की वजह से पूरे दिमाग और जहन दोनों चीजें मुतासिर होती है। बिल्कुल और उसकी उनकी नींद भी मुतासिर होती है और सोने में दुश्वारी होती है। एक तो दुश्वारी इसकी होती है कि जिस्म का अकड़ जाता है, तो अकड़ जाता है, तो उसके लिए अगर मसल रिलैक्सेंट या कुछ है तो अगर सुकून से सो सकते हैं। दूसरी चीज ये कि उसके अकड़ने की वजह से और उन केमिकल्स की कमी की वजह से सांस लेने में भी दबाव आता है। सही। तो ये भी एक चीज वजह है। यहाँ पे डॉक्टर फौजिया, एक सवाल और भी मेरे जहन में आ रहा है कि क्या जो लोग मुसलसल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, या वो लोग जो कि एक टाइम तक बहुत ज़्यादा स्ट्रेस को अपने साथ कैरी करके रखते हैं, क्या ये भी वजह होती है इस किस्म की बीमारी को बढ़ाने में या बढ़ने में? बढ़ाने में यस, कॉजेस में जो है ना, जो कि एक तो हेरिडिटरी होता है, बहुत से कॉजेस में पता भी नहीं क्यों हुए हैं, लेकिन इसकी एक वजह जो है, तो सब लोग कहते हैं ना डाइट एंड एक्सरसाइज। एक्सरसाइज अच्छी, टू मच एक्सरसाइज, जैसे बॉक्सेस लगाए और हाथ में चोट लगा, इसको बॉक्सेस डिजीज भी कहा जाता है। जैसे मोहम्मद अली को हुआ, बॉक्सर को, तो सर पे चोट, बार बार खाना, टू मच विगरस एक्सरसाइज, ये भी करता है। बिल्कुल। और इसमें एक और दवा है जिसका कि मैं खास तौर पे कहना चाहिए, तो ऑफ द काउंटर सब आराम से खा रहे होते हैं, आइब्यूप्रोफेन जिसे कहते हैं। इसके भी बहुत ज्यादा, लेकिन हर चीज है तो दाल में नुकसान नहीं कर रही होती है, बिल्कुल, लेकिन जब हीट कर जाती है तो वो भी अर्ली एज में पैकेज होती है। बिल्कुल सही है। अच्छा, यहाँ मैं डॉक्टर साद अली सिद्दीकी ने भी हमें ज्वाइन किया हुआ है पेशावर से, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। डॉक्टर साद, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो मैं यहाँ आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि अब हमें ये तो समझ आ गया, हमने ये भी लोगों को बता दिया कि बेसिकली ये बीमारी कैसे हो रही है, इसके क्या क्या नताइज होते हैं, लेकिन ये भी थोड़ा सा बताइएगा लोगों को कि इसका इलाज मुमकिन है क्या? पार्किंसन डिजीज़ का शख्स ठीक हो सकता है, या ये बीमारी जो है लॉन्ग टर्म में चलती है? इसके ट्रीटमेंट कैसे हैं और किस तरीके से हम ट्रीट कर सकते हैं? बहुत शुक्रिया। देखिए, पार्किंसंस की बीमारी एक पेचीदा मर्ज है, एक लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट इसके लिए चाहिए होती है। जब मरीज की तशखीस हो जाती है तो उसको बिठा के उसकी बीमारी के बारे में थोड़ा समझाना जरूरी होता है। मरीज को बताना जरूरी होता है कि इलाज काफी टाइम लेता है, मुस्तकिल या टाइमी इलाज तो नहीं होता, लेकिन दवाइयों के इस्तेमाल से, वर्जिश के इस्तेमाल से और घर वालों की जो सपोर्ट होती है, इससे मरीज काफी बेहतर रह सकते हैं। इस मर्ज के इलाज में काफी दवाइयाँ मौजूद हैं। तरीका ये होता है कि पहले मरीज को कहा जाता है कि आप एक प्रॉपर न्यूरो फिजिशियन को चेक करवाएं। मर्ज का तशखीस होना ज्यादा जरूरी है कि पहले आप एक दफा कंफर्म हो जाए कि यही डायग्नोसिस है। तशखीस के लिए जरूरी है, तशखीस के लिए कोई टेस्ट नहीं होता। हम लोगों का ये ख्याल होता है कि मैं डॉक्टर के पास आया हूँ, उसने मुझे बता दिया कि ये पार्किंसंस या राशे का मर्ज शुरू होती है, लेकिन उससे तो मेरे को टेस्ट नहीं है। तो एक ऐसा मर्ज है कि जो डॉक्टर मुआयने के जरिए और सवालात के जरिए, जैसे अभी आपको डॉक्टर अदनान ने इसकी अलामात और वो बताई कि मरीज में क्या क्या अलामात होती हैं, उनसे हम तशखीस करते हैं और उसके बाद मरीज के साइंस देखते हैं। कई साइंस आपको क्लियरली बता सकते हैं कि ये मरीज में ये मर्ज शुरू हो गई है। बिल्कुल। उसके बाद उसका इलाज पता शुरू हो जाता है। अच्छा डॉक्टर, इतनी तेज़ी से ये बीमारी बढ़ रही है, जैसे डॉक्टर अदनान ने भी हमें बताया, तो अगर हम ओवरऑल देखें तो जाहिर है आप तमाम डॉक्टर्स लोगों को या आम फहम लोगों को क्या मैसेज देंगे कि इतनी तेज़ी से ये बीमारी बढ़ रही है, तो क्या बेसिक चीज़ें ऐसी हैं कि जिस पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, या कौन सी ऐसी अलामात हैं कि जिसके पास फ़ौरन जाकर हम उसका इलाज शुरू करवा दें? जैसे मेरे कुलीग्स ने भी कहा कि ये कोई बुढ़ापा का नहीं, अक्सर लोग ये समझते हैं कि शायद ये उम्र का तकाजा है, किसी के हाथ कांपने लगी है या ये मरीज कुछ हमारे इतना अच्छा रिस्पांस नहीं कर रहा, लेकिन ये इसमें शुरू में अलामात ज्यादातर हम देखते हुए कि मरीज का स्लो हो जाना, यानी सुस्त हो जाना, उनके चेहरे के तासुरात में कमी आ जाती है, उनके चेहरे उतर जाते हैं, चलने फिरने में उनको मुश्किल शुरू हो जाती है, अपनी डेली एक्टिविटीज जैसे वो पहले करते थे तो उसमें फर्क आना शुरू हो जाता है। बिल्कुल सही। अक्सर मरीजों के हाथ की जो लिखाई होती है, जो हैंड राइटिंग होती है, वो छोटी होने लग पड़ती है, और ट्रेमर्स, जैसे कि इन्होंने डॉक्टर अदनान ने बताया कि राशा एक ही हाथ का रेस्टिंग स्टेज में, मरीज जब आराम से बैठता होता है उसका कपकपाहट शुरू हो जाती है। इसके अलावा मरीजों को हादसे में थोड़ी कमजोरी शुरू हो सकती है। सही।
कब्ज में काफी कॉमन होता है, तो मुख्तलिफ अलामात होती है, लेकिन ज्यादा कॉमन यही होती है कि स्लो हो जाते हैं मरीज। उसको आपको अटेंडेंस से घर वाले बताते हैं कि मरीज वैसा नहीं रहा जैसे पहले होता था। अच्छा, यहाँ क्योंकि घर वालों की बात हो रही है डॉक्टर फौजिया, मैं आपसे पूछूंगी कि इसमें फैमिली का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ये भी देखने में आता है बाज़ औक़ात कि किसी शख्स को अगर ये बीमारी हो जाती है या इस चीज़ में मुब्तला हो जाता है तो फैमिली का बिहेवियर कितना इंपॉर्टेंट है, इस पे आप लोगों को क्या बताएंगी, क्या मैसेज देंगी? अच्छा अनु, ये बहुत अहम सवाल है केयर टेकर्स के लिए। असल में पहली चीज ये है कि इसको पहचान करें। स्लो होने लगते हैं, फर्स्ट करें 55, 60 के बाद 70 के करीब स्लो हो रहे हैं, कहेंगे कि कमजोर हो रहे हैं। ये कमजोरी नहीं है, बल्कि ये काबिले इलाज एंड कंट्रोलेबल डिजीज। बिल्कुल सही। तो इस बहुत अहम है, तो फैमिली को इसको पहचानना है। अगर हाथ लरसने लगा है, निराशा आ रहा है, इस तरह हो रहा है, स्टिल हो रहे, आगे चलते चलते कदम छोटे हो रहे हैं, तो ये चीजें अगर ये इलामात पहचान लें तो जल्दी डॉक्टर के पास आए और इसका इलाज करें। पहली चीज तो फैमिली को अलामात पहचान, हर चीज को, वो जो एक कॉमन इस्तिलाह होती है ना, 60 साल का हो गया, सर क्या किया या बात नहीं है। एज जो है 100 तक भी आप देखें, सब हेल्दी भी रहते हैं और सब रह सकते हैं अगर हम अपना ख्याल रखें। दूसरी चीज, अगर जब हो जाता है तो एकदम से एक हवा सा आ जाता है हर एक के सामने सुनते ही, अरे पार्किंसंस हो गया, ये तो अब नाकाबिले इलाज है और हम तो बस मर जाएंगे। ऐसी बात नहीं है, हर चीज, बहुत सारे इलाज आ गए हैं, बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो आपको आराम से फंक्शन करने देंगी, लेकिन दवाइयों को प्रॉपर तरीके से लें। फैमिली को बताएं ये अलामात लें। और पार्किंसंस डिजीज के लिए फैमिलीज को समझना और पेशेंट को भी समझना अपनी बीमारी को बहुत अहम है, क्योंकि जो डोपामिन कम हो जाती है, हम वो दे रहे होते हैं, उसका बैलेंस करना होता है। तो उनको साइड इफेक्ट भी पता होना चाहिए और वो भी पता होना चाहिए, बिल्कुल, ताकि वो डॉक्टर के साथ मिलकर एडजस्ट कर सके। अच्छा, यहाँ पे डॉक्टर साहब मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है कि एक आम फहम इंसान जिसको ये तकलीफ़ होती है वो डॉक्टर के पास जाता है, उसको पता चलता है कि वो पार्किंसंस डिजीज़ का शिकार हो गया है, तो नॉर्मली देखा जाता है, जनरल फिनोमेना है कि हम वैसे ही बीमारी का सुन के या इस किस्म के मर्ज़ को सुन के स्ट्रेस में ज़्यादा आ जाते हैं। लोगों को थोड़ा सा डॉक्टर साहब ये ज़रूर बताइएगा कि अगर कोई शख्स ऑलरेडी इस बीमारी का शिकार हो गया है, अब वो दवाई पे भी चला गया है, ऐसे में अगर वो एक्स्ट्रा स्ट्रेस लेता है या अपनी बीमारी को सोच के अपने आप को परेशान करता है, तो ये बीमारी किस हद तक बढ़ सकती है या क्या नुकसानात हो सकते हैं? अगर वो स्ट्रेस लेंगे ना तो वो डिप्रेशन में चले जाएंगे, और डिप्रेशन में जाने से विल जो है ना, एक ये कि हमने उठना है, हमने चलना है, इंसान जीता ही जी, जो एक पॉजिटिव अप्रोच होती है, ट्रू, उससे सिस्टम और अकड़ जाएगा। बिल्कुल सही, उससे और बढ़ती चली जाएगी। बिल्कुल तो आपको पहले का एक वो चाहिए, तो सबसे पहले वो ट्रीटेबल है, दवाई लें, इंशाल्लाह आप अच्छे रहेंगे। डॉक्टर के साथ कोऑपरेट करें और प्लीज नथिंग इज लॉस्ट। एक जिस तरह और बीमारियां, ब्लड प्रेशर हो जाता है, कभी कभी गोली खा लेते हैं, जब पार्किंसंस हुआ है तो उसको भी इसी तरह समझें, बिल्कुल डिप्रेस नहीं। बिल्कुल। डॉक्टर फौजिया, आपसे बात करते हुए मैं डॉक्टर साद से भी चाहूँगी, डॉक्टर साहब आप भी थोड़ा सा मुझे बताइएगा, जैसे डॉक्टर फौजिया ने कहा कि ज़्यादातर ये बीमारी मर्द हजरात में ज़्यादा पाई जाती है, तो ज़ाहिर है बहुत सारे हमें देखने वाले जो हमें अभी देखेंगे सुनेंगे मर्द हजरात भी होंगे, तो आप क्या समझते हैं डॉक्टर साहब कि जितना ज़्यादा हम स्ट्रेस लेते हैं कि अब हमें पार्किंसंस डिजीज़ हो गया, तो ये चीज़ कितना बढ़ावा देती है आपकी बीमारी में? बिल्कुल, पार्किंसंस के मरीज में कई किस्म के नफ्सियाती मसाइल का भी सामना हो सकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि मौलिज बीमारी की तशखीस के वक्त ही मरीज को पूरा प्रॉपर काउंसिल कर दे या समझा दे कि एक लॉन्ग टर्म की बीमारी है। जैसे किसी, मैं तो अपने कॉमन ज़बान में मरीज को समझाता हूँ, जैसे किसी को शुगर हो जाती है, बिल्कुल सही, तो मरीज को सिर्फ होता है कि हम बता देते कि अपनी दवाइयाँ लेते रहने, आप दवाइयाँ लेंगे, ग़िज़ा में अपनी एहतियात करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, आपकी शुगर कंट्रोल रहेगी। सेम इसी तरह काउंसलिंग हमें पार्किंसंस के मरीजों की भी करनी पड़ती है। उन्हें बताना पड़ता है कि आप दवाइयाँ लेंगे, ग़िज़ा में एहतियात रखेंगे, वर्जिश करेंगे,
और घर वालों को भी इसमें काफी ज्यादा आपको गाइड करने की जरूरत होती है, क्योंकि उनकी सपोर्ट बहुत चाहिए होती है। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें ज्यादा डिप्रेशन पेशेंट्स को तब आता है कि जब उन्हें महसूस होता है शुरू में दवाई अच्छा काम कर रही है, लेकिन फिर उन्हें एहसास होता है कि नहीं, ये एक ही गोली है सिनामेट ही आप लोग हर डॉक्टर मुझे लिखता है, मैं से नहीं हो रहा, मैं इसमें मेरा बदन सख्त हो रहा है, मैं अपनी रूटीन एक्टिविटीज नहीं कर सकता। डिप्रेशन एक नेचुरल चीज है जो पेशेंट्स में आ जाती है। बिल्कुल सही। हाँ बिल्कुल, लेकिन इसके ये कि आपको ये कि अपने मालिज से टाइम बिल्कुल बात करते रहना पड़ता है। दवाइयाँ कभी कम हो जाती हैं, कभी ज्यादा हो जाती है। बिल्कुल ठीक। एक दवाई से कंट्रोल ना हो तो दूसरी साथ में शुरू की जा सकती है। तो मरीज को बताना पड़ता है कि काफी रास्ते हैं, कोई नाउम्मीदी की कोई बात नहीं, नाउम्मीदी की कोई बात नहीं है। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, मैं अपने पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, डॉक्टर फौजिया आपका, डॉक्टर साद आपका और डॉक्टर अदनान आपका, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। और इसी के साथ प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। आई होप कि ये छोटा सा प्रोग्राम आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव साबित हो। दुआ में हमें याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।